हुए माननीय विधायक महोदय भैंसदेई, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग श्री दुर्गादास उइके जी से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत सादर प्रस्तुत करते हुए माननीय राज्य केंद्रीय मंत्री माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करें। माननीय मोहन नागर जी से निवेदन है कि वे कृपया मुख्यमंत्री महोदय जी का आप भी स्वागत करें। इसके पश्चात हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य विभाग आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व प्रस्तावना हेतु हम यहाँ पे बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आप लोगों से तो कल बहुत बात हो गई। अब जो बच्ची उनसे बात करते, जो बची हुई है इधर है, कौन कौन बची हुई, जरा माइक देना उधर। एक माइक है, वहां पहुंच गया एक माइक। हेलो, क्या करती बहन, आप क्या काम करते हैं? नाम बताओ, नाम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती विनीता धार से, मेरे समूह का नाम लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह है और मैं कृषि सखी हूँ। मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में BRC भी मिली है, जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से। बहुत अच्छा। ये प्राकृतिक खेती में क्या क्या लगाते हैं? इसमें 1 एकड़ में हम सब्जी भाजी और गेहूं, मूंग, जायद की फसल में मूंगफली आदि लगाते हैं। तो 1 एकड़ में कितनी कितनी फसल की क्या कीमत मिल जाती है, कितना उनको लाभ मिल रहा है? सर जी, अभी तो हमारा मार्केट नहीं बना है। हम गांव लेवल पे जो किसान जैसे वो समझते हैं कि प्राकृतिक खेती वाले अनाज खाने से बीमारी से बचना है, तो हमारे गांव लेवल पे ही सब्जियां बिक जाती है और अनाज भी गांव में बिक जाती है जी। आसपास के गांव में बिक रही है और सब्जी भी उत्पादन मैं कर रही हूँ। जो गांव में सभी किसान घर में आकर मेरी सब्जी ले जाते हैं, कहते हैं कि सब्जी का टेस्ट अच्छा रहता है और सड़ती भी नहीं है जल्दी। कितने साल से कर रहे हो आप? सर जी, मैं 3 साल से कर रही हूँ लगातार। तो पहले घर वालों ने विरोध करा होगा ना, बिना खाद जी सर जी, बहुत संघर्ष किया। मेरे पतिदेव मुझे बहुत डांटते थे कि इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं उससे भी संघर्ष करती थी कि मुझे मेरी 1 एकड़ छोड़ दो, जो भी हानि होगी वो मैं भरपाई करूंगी। तो उनको मैं मतलब कृषि सखी के माध्यम से जो मानदेय मिलता था वो उनको पहले राशि देती थी कि वो कितना मिलता था मानदेय? 4000 मिलता था सर जी। अच्छा, उनका घाटा पूर्ति पहले कर दिया आपने जी। फिर वो जो आप चिल्लाओ मत, आपका काम आप करो, मेरा काम करने दो। बहुत ऐसा संघर्ष किया सर जी। ऐसा मारपीट तो नहीं करते? नहीं सर, मारपीट कभी नहीं। अब सुनते भी हैं और बहुत अच्छा, लाड़ प्यार बढ़ गया जी। बेटियों में पढ़ा बहुत अच्छा। बच्चे कितने घर में? बेटियां हैं सर जी, 6 बेटियां हैं। उनको अच्छी शिक्षा के लिए भी मुझे मदद मिल रही है। अच्छा, 6 बेटियां? जी। वाह। क्या नाम बहन का हमारी? विनीता धार से सर जी। विनीता धार से, बहुत अच्छा। आप इतना अच्छा माइक पे बोल लेती हो? जी सर जी, पहले तो मैं बैंक तक भी नहीं जा पाती थी, लेकिन SHG के माध्यम से आज मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि आपसे, कलेक्टर सर से भी मैंने 2 बार बैठक की है। अभी इसके पहले आत्मा परियोजना में मैं बैठक में गई थी सर जी। कौन सी पढ़ी लिखी हो आप? मैं पहले 10वीं थी सर जी, फिर उसमें मैंने प्राइवेट पास 12वीं की है, फिर BSW भी मेरा चालू है सर जी। गजब, वाह, जोरदार। जन अभियान के माध्यम से? जी सर जी। अरे वाह, माननीय पद्मश्री मोहन जी, आपको बधाई।
हमारी बहनों को अच्छा तैयार करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ सर जी की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी बहनों को छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक स्थिति में मदद मिल रही है और आत्मनिर्भर भी हो रही है। वाह, बहुत अच्छा, जोरदार ताली वाली बजा के स्वागत करो। बहुत अच्छा। अब दूसरा कौन माइक लेगा? दूसरी कौन बहन बताएगी? कोई बोलने वाली है क्या इधर? इधर तो कल बोल ली है ना, कल नहीं थी। चलो इसको माइक दो, एक हमारी बहन को। जो कल बोले उनको छोड़ के दूसरों से कर ले। ये माइक इधर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। क्या नाम आपका? मैना झामरे सर। मैना झामरे। झामड़े। क्या करते हैं आप? हम सर दूध का धंधा करते सर। दूध का धंधा। दूध के धंधे में कितनी कमाई हो जाती है? होती सर थोड़ी बहुत, हमारे घर और चलता है। बाकी हम कमाई क्या है? उसमें कुछ खेती का काम भी है सर। अच्छा, खेती का काम। बहुत अच्छा। हाँ। कितने जानवर है घर में? घर में 2 भैंसे हैं, कुछ छोटे बड़े हैं सर, 10-12 ठुले। अच्छा अच्छा। कितनी आमदनी हो जाती महीने की? महीने की हो जाती सर 5-6 हजार 10 हजार हो जाती। 5-6-10 हजार हो जाती है जी। और घर में कौन कौन है? घर में लड़का बहू है सर, हम हैं। अच्छा। जी और भैया है क्या? जी। वो क्या करते हैं? उन्होंने डेयरी में बैठते सर, हम डेयरी लगाई है। अच्छा, डेयरी लगाई क्या? जी। अच्छा अच्छा। कितना डेयरी में दूध बिक जाता है? बिक जाता सर 100-200 लीटर दूध बिक जाता सर। 100-200 लीटर बिक जाता? मतलब बाहर भी जाते सर, कुछ खोआ बनाते, मावा बनाते। अच्छा, खोआ बनाते, मावा बनाते। जी। बहुत अच्छा। और मीठा कुछ। कितने समय से बना रहे हैं? 4-5 साल हो गए सर। ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद? जी। पहले नहीं था? पहले थोड़ा बहुत करते थे सर, जो स्वयं सहायता समूह से जब जुड़े हैं। हाँ। जब से फिर थोड़ा बढ़ा लिया सर। बढ़ गया? जी। अच्छा, कितनी बहनें साथ में जुड़ी हुई है आपके? हमारे साथ मतलब ऐसे समूह के है 12 जने, और संगठन में बहुत जने सर, 40-50 संगठन में है सर। संगठन में है? जी सर। कितनी है? 60। जी। उनको कितना महीना मिल जाता है? उनको थोड़ा बहुत अपने जो से कमाते वैसा मिल जाता सर। अच्छा, अलग अलग अपनी जितनी उनकी क्षमता है जी जी वैसे मिल जाता जी। है। दुधारू पशु अच्छी क्वालिटी, अच्छी उन्नत वाले हैं कि वैसे ही हैं अपने पास? घर पे। नहीं, थोड़े अच्छे वाले पशु भी। अभी अपन दूध डेयरी का अच्छा काम बढ़ा रहे हैं ना। अभी जी। नई योजना आई है जिसके हाँ। माध्यम से हाँ हाँ। लोगों के पशुपालन में भी और लोगों की रुचि बढ़े, दूध का उत्पादन बढ़े। जी। तो अच्छी नस्ल की बछिया, अच्छी नस्ल की पड़िया सब लाने के लिए बता रहा है ना। जी। बहुत अच्छा है। जी। चलिए, बहुत अच्छा। बहन के लिए भी ताली बजाओ। बढ़िया। देखो, आप भी अच्छी बात कर रहे हैं माइक से। देखो हिम्मत से, कैसा अच्छा लगता है। बहनें गांव के अंदर आकर के भी। एक हमारी बहन से बात कराओ जी, पीली साड़ी वाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या नाम बहन हमारा? सर मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोन है। अरे मैंने मेरा पूछा। ओह सॉरी सर। सर आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव। हमको पहचानते हो? यस सर बिल्कुल। अच्छा, कहाँ देखा था? सर हमेशा पूरे महीने रक्षाबंधन कराते हैं, सबसे राखियां बंधवाते हैं। तो अभी आने वाला है ना रक्षाबंधन। जी सर। तो आज हम जरा थोड़ा माननीय हेमंत जी, माननीय डीडी उइके जी, विधायक जी और सबके साथ मिलकर के थोड़ा पहले आ गए। तो बताएं आपका क्या अनुभव है स्वयं सहायता समूह के साथ? सर मेरा नाम अर्चना विनोद बिसोन है, मैं ग्राम खामला की रहने वाली हूँ। सर मैं एसएचजी में, मेरे समूह का नाम सुहाना आजीविका स्व सहायता समूह है। मेरे ग्राम संगठन का नाम सरस्वती आजीविका ग्राम संगठन है। मेरे सीएलएफ का नाम अंबेडकर सीएलएफ है सर। सर मैं अंबेडकर सीएलएफ में लेखापाल के रूप में कार्य करती हूँ। सर मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि हमने लगभग 72 लाख रुपए का दीदियों को लोन दिया है, जिसमें दीदियाँ आजीविका की बहुत सारी चीज़ें कर रही है और उनको बहुत लाभ भी हो रहा है सर। अच्छा, क्या लाभ हो रहा है? सर कृषि सखी के माध्यम से दीदी कृषि में काम कर रही है बहुत सारा। उसके बाद में डेयरी में सर बहुत सारा काम कर रही है और भी अन्य आजीविका है सर। एजोला नाम का घास हमने पिछले साल उसमें काम करवाया था, जो कि पशुओं के लिए दूध बढ़ाने का काम। अच्छा, अच्छे उन्नत नस्ल के पशु लाते जी हैं। सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर से कोई विरोध नहीं करते? परिवार वाले कहाँ दौड़ते रहते इधर फालतू? जी नहीं सर, मेरे हस्बैंड खुद उप सरपंच है यहाँ ग्राम खामला के। अच्छा। जी सर। तो दोनों मिलकर नेतागिरी भी करते हैं? जी सर। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा काम करते हो तो गांव वाले अच्छा बोलते हैं तो चुनाव जीत जाते होंगे। जी सर, मेरे है हस्बैंड ना? ने बहुत सपोर्ट किया है सर। वो मुझे MSW करवा रहे हैं सर।
आखिरी रविवार को जो मन की बात में अपने प्रदेश और देश के साथ दुनिया के सारे घटनाक्रम पर हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन करते हैं, उसी निमित्त आज एक और कार्यक्रम जुड़ा है। उस कार्यक्रम का मतलब 125 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में कलकत्ता बंगाल में जन्म लेकर के जिन्होंने अपने जीवन का जब आगे का कदम बढ़ाया तो वो उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। उनके आधार पर आज जैसा माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी के लिए जोरदार ताली बजाए, जिन्होंने अपने बीच आपके इस संसदीय क्षेत्र में सांसद के नाते से, अभी हमारे बैतूल में माननीय विधायक के नाते, अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हर स्थान पर मतदान केंद्र पर डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर हर जगह कार्यक्रम होंगे। इसी में आज मैं भी आया और एक दिन पहले आकर रात रह करके सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर के मतदान केंद्र पे बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए ये योजना का एक हिस्सा बना हमारे डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पक्ष को सबके बीच लाने का। इसी मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री श्री दीदी उइके जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय पद्मश्री मोहन नागर जी, हमारे पूर्व विधायक मंगल ध्रुवे जी, यहाँ के हमारे पुराने जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सारे के सारे अपने प्रमुख नेतागण और आप सब भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के बारे में बात करें तो वाकई हम सबको लगता है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके जीवन में उनकी क्षमता, ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव, ऐसे कई कारणों से उनके जीवन का जो विविध पक्ष था, जिसके कारण से 47 से 50 तक वो देश के अपने मंत्री बने और मंत्री बनने के साथ उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का काम संभाला और उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के साथ साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने बंगाल के कलकत्ता के अंदर विश्वविद्यालय में 33 साल की उम्र में कुलपति का पद संभालते हुए, 33 साल बहुत छोटी आयु होती है, लेकिन उनकी विद्वत्ता की धाक ऐसी थी, पूरे देश के सबसे युवा कुलपति के नाते उन्होंने काम किया। और ये जब माहौल देश का बन रहा था, जान करके कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अंग्रेज सब मिलकर देश के अंदर हिंदू मुसलमान के भाव के आधार पर जब एक अलग षड्यंत्र से चल रहे थे, ऐसे समय में आज नहीं तो कल ऐसा लग रहा था कि देश का बंटवारा करा के लोग रहेंगे, इसके कारण से हमारे देश का नुकसान नहीं हो जाए, बंगाल का नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए पहले अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल का षड्यंत्र किया। इस पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बंग भंग के खिलाफ माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने बड़ा आंदोलन चलाया और उस बड़े आंदोलन के कारण से उनको सफलता मिली और अंग्रेजों को ये आंदोलन के कारण से उनकी उस योजना का षड्यंत्र को नीचे रखना पड़ा। उसके कारण से आज पश्चिम बंगाल अगर बचा है तो डॉक्टर मुखर्जी के कारण है। जोरदार अभिनंदन करें डॉक्टर मुखर्जी के उस योगदान के कारण से। दंगे हुए, दंगे में हजारों माताएं, बहनें, सबकी जिंदगी बचाने के लिए लगातार अथक रूप से उनने एक एक व्यक्ति की जान बचाते हुए उनके अपने प्राणों पर खेलकर भी लोगों की रक्षा की और आगे बढ़कर के कुपोषण के, अकाल के कई दौर आए। हर एक दौर में डॉक्टर मुखर्जी ने अपना योगदान दिया और बड़ी बात 1947 में देश आजाद हो गया। संविधान सभा के वो सदस्य भी थे और ये बात भी सही है कि वो पद के भूखे नहीं थे, लेकिन आने वाले भविष्य को देखने के लिए जैसे पश्चिम बंगाल को बचा करके उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि ये अगर कोई कारण से बंटवारा हो तो हमारा कम से कम हिस्सा दूसरे धर्मों के आधार पर देश के बंटवारे में जाए। इसलिए कलकत्ता से लेकर पूरा क्षेत्र अगर बचा है तो उनके कारण बचा था। उसी प्रकार से उन्होंने जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और 600 से ज्यादा रियासतें, उस समय राजा महाराजाओं के राज्य को भारत में विलीनीकरण का दौर चल रहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पूरे अभियान के गृह मंत्री के नाते से वो सबको विलीन करते जा रहे थे। ऐसे में एक राज्य जम्मू कश्मीर जान करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करूंगा।
इसको विलीनीकरण की शर्तों का मैं पालन करूंगा। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत मित्रता के बलबूते पर वहां के प्रधानमंत्री और ये अपने दोस्त के माध्यम से, जब एक देश है तो प्रधानमंत्री दो कैसे हो सकते, लेकिन दोस्ती के बलबूते पर जम्मू कश्मीर में आज पूरे देश के अंदर सबसे मुख्यमंत्री है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री इस देश में हो सकता है क्या? आप बताओ, हो सकता है क्या? लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, दो प्रधानमंत्री चलेंगे। उस जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर का कानून भी अलग कर दिया। अब एक देश में दो निशान चल सकते हैं क्या? दो प्रधान चल सकते हैं क्या? दो विधान चल सकते हैं क्या? उसी समय जब लोग पदों के लिए मरते हैं, लेकिन इतना बड़ा पद लेने के बाद, और उद्योग मंत्री बने तो उद्योग के बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे उस समय के उद्योगों को लेके, अपने स्वदेशी भाव को लेकर के, देश को आगे बढ़ाने के बड़े निर्णय को लेकर के डॉक्टर मुखर्जी ने बड़े बड़े निर्णय किए। लेकिन संविधान सभा के सदस्य के माध्यम से जब संविधान लागू कराने के लिए नेहरू जी ने जोर दिया कि धारा 370 और 56A लगा करके विशेष अधिकार कश्मीर को देना चाहिए, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा यह नहीं चलेगा। अगर ये आप कर रहे हो तो आज कश्मीर ये हो रहा है, कल को दूसरे राज्य भी यही बात करेंगे और आने वाले समय में हमारा देश वापस खंड खंड में बढ़ जाएगा। पृथ्वीराज सिंह चौहान इस देश के आखिरी सम्राट थे। उसके बाद 800-900 साल से लेकर 1000 साल तक देश लगातार गुलाम रहा है। और जब इस देश ने लंबी लड़ाई लड़ी आजादी की, 1857 से लेकर 1947 तक की, और उसके पहले भी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, हर एक कोई इस देश में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिए। ऐसे में जब इतना लंबा समय देश गुजार कर आजाद हो रहा है, तो ऐसा कोई गलती मत करो कि देश का फिर बंटवारा हो जाए। आप देखो, जान करके पंडित नेहरू ने तमाम विरोध के बाद भी वो धारा जब लगाई, उसके कारण से डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं देश के सामने इस गलती को सबके सामने लाऊंगा, और उनने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर पूरे देश में जनसंघ का नमक पार्टी बना करके सबके सामने ये विषय लेकर आए और कहा कि मैं इसका विरोध भी करूंगा। बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा कि आप विरोध करो, लेकिन जम्मू कश्मीर में मत जाओ। उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर में भी जाऊंगा, और जम्मू कश्मीर में जाकर इस विधान का, कानून का विरोध करते हुए उनको जेल में बंद कराया। और ऐसा कहते हैं जेल में बंद करने के बाद भी आज तक ये रहस्य पे पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो जेल में भी जाकर के इस बात का विरोध करके पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है, कई लोग कहते हैं कि उनको धीमा जहर दे करके उनका वहीं उस जेल में एक तरह से हत्या करने का काम हुआ। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने आज तक इसकी जांच नहीं कराई, न्यायिक जांच भी नहीं करे। एक इतना बड़ा नेता किसी आंदोलन को करते करते जेल में अपने प्राणदान कर दे, और धारा 370 के कारण से उस समय उन्हें कहा था ये धारा 370 क्या लगेगी, आने वाले समय में देश इसकी कीमत चुकाएगा, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी, पता नहीं कितने प्रकार के नुकसान होंगे। हमने सबने देखा